Hello friends, welcome to Logics Point. I am Raksha Raghuvanshi and today in this video we will discuss some questions of GK/GS for Railway SSC and NTPC exam. ये वीडियो आपका हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन। भारत का मूल जो 1950 संविधान है वो कहाँ पर संरक्षित है? तो पार्लियामेंट हाउस में संरक्षित है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में, संसद भवन में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ये रखा हुआ है एक केस में। ये जो केस है उसमें हीलियम गैस भरी हुई है जिससे कि ये सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच सिटी इज सर्व्ड बाय देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है वो आपका इंदौर में है। ये होलकर की राजधानी रहा था एक टाइम पे इंदौर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि होलकर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वो भी इंदौर में है। होलकर स्टेडियम कहाँ है, तो वो भी इंदौर में है। होलकर कॉलेज कहाँ है, तो वो भी इंदौर में ही है। देवी अहिल्याबाई रानी रही थी मालवा की, मालवा किंगडम की, और कैपिटल इंदौर थी। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, बाद में ये इंदौर आ गई थी और इनकी डेथ जो हुई थी वो इंदौर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एंड नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा कौन सा देश है जिसका गैर लिखित संविधान है, मतलब जो रिटन नहीं है? तो ऐसा देश है आपका सेकंड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का संविधान जो है वो लिखित नहीं है। यहाँ कोई भी एक भी सिंगल पेपर ऐसा नहीं है जो भी रिटन में हो। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है भारत। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। कितना बड़ा है? इसमें 444 आर्टिकल हैं, 444 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट में है, ये 22 भाग में है, 444 आर्टिकल, 12 स्केड्यूल्स हैं और 118 अमेंडमेंट है, 118 अमेंडमेंट है। तो 444 आर्टिकल, 22 पार्ट, 12 शेड्यूल्स और 118 अमेंडमेंट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेरिका का संविधान सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, रिटन था, वो अमेरिका का था। यूएसए का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पहला। और सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट अपन ने किसकी बात की? इंडिया की। सबसे शॉर्टेस्ट किसका है? मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की अवधि पूरी होने से पहले पद छोड़ने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होती है, कौन कर सकता है? तो ऐसा लिखा कहाँ गया है? पहली चीज तो आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है उस पर इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होगी या उस पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही है, 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के 2 सदन मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है वो कोई भी एक सदन स्टार्ट कर सकता है, लोअर हाउस और अपर हाउस कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 1/4 लोग होने चाहिए। रिटन में ऐसा दिया जाना चाहिए, उनका साइन होना चाहिए कि वो उस पर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जब ऐसा हो जाएगा तो वो दूसरे वाले हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा और वहां पर मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, वो लोग उसको अप्रूव करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेस होगी, ठीक है। इसके लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 14 दिन का टाइम दिया जाता है मिनिमम, तो इस प्रोसेस के लिए। अच्छा, अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिस पर महाभियोग चला हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी? इनमें से कौन सा भारत के जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें शामिल नहीं है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, इस पे क्वेश्चंस काफी आते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके कौन से पार्ट में लिखे गए हैं? तो पार्ट 4 में लिखे गए हैं, पार्ट 4 में लिखे गए हैं, भाग 4 में। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं हमारे। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने हमारे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। 36 से 51 तक भाग 4 में, पार्ट 4 में आयरिश से लिए गए हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो प्रोहिबिशन ऑफ लिकर इसमें इंक्लूड है,
राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये सब इंक्लूड है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में राइट टू इन्फॉर्मेशन ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following elements has the lowest melting point? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? पहली बात तो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो भी सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाए, ठीक है, वो मेल्ट हो जाए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसमें से जो नियॉन गैस है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। नियॉन गैस कौन सी होती है? नियॉन जो है वो अक्रिय इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। आपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं आप, तो आपको पता होगा 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये आपने पढ़ा होगा। 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2 आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है इसका एटॉमिक नंबर। मतलब कि इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा भरा हुआ है, 2, 2 और उसके बाद 6, तो इसका ऑक्टेट पूरा भरा हुआ है आपका। यहाँ पे P में जो है वो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से ये कैसी गैस है? आपकी इनर्ट गैस है। और दूसरी चीज इसका जो वॉन डर वाल्स जो बल है, इसके बीच में वॉन डर वाल्स फोर्स कम है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। दूसरी चीज नियॉन के बारे में पूछा जाता है, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनर्ट, मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक क्यों है? क्योंकि इसका पूरा का पूरा ऑक्टेट भरा हुआ है, इस वजह से ये बॉन्ड नहीं बनाती दूसरे के साथ, तो मोनो एटॉमिक है। इनर्ट गैस है बिल्कुल इसी वजह से कि इसका पूरा अष्टक भरा हुआ है। कलरलेस और ऑर्डरलेस है, और इसके बीच में वॉन डर वाल्स फोर्स कम होता है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। और इसके अलावा बोरोन जो है वो आपका 3rd ग्रुप में आता है, कैल्शियम आपके 2nd ग्रुप में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मैनी गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट? ओके, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। गीगाबाइट, कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट में होते हैं? तो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी होती है बाइनरी डिजिट्स होती हैं, बिट 0 और 1, ये 2 होती हैं। फिर उसके बाद आपका आता है बाइट। 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, 8 बिट मिला के 1 बाइट होता है। बाइट के बाद आपका आता है केबी, किलोबाइट। फिर उसके बाद आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद आता है आपका एक्साबाइट और जेडबी वगैरह वगैरह। अब कितना कितना होता है? देखो, 1 केबी में आपके होते हैं 1024 बाइट। 1 केबी में आपके कितने होते हैं? 1024 बाइट। इसके बाद 1 MB में कितने केबी होते हैं? 1024 केबी। फिर 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB। 1024 क्या होता है? 2 to the power 1024 होता है आपका 2 to the power 10, ठीक है। तो मतलब आपको अगर पेटाबाइट निकालना है जीबी से, तो एक बार आप 2 to the power 10 कर दोगे या 1024 कर दोगे, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए इंटू 2 to the power 10 कर दोगे, 1024 इंटू 1024, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। The rainfall due to upward movement of air caused by convergence of cold air masses against warm air masses is called, ठीक है। तो ऐसा जो आपका वर्षा होती है, ऐसा रेनफॉल जो होता है, वो उसका नाम क्या होता है? तो फ्रंटल रेनफॉल को बोला जाता है, फ्रंटल रेनफॉल। क्यों बोला जाता है? देखो, इसमें होता क्या है, आपकी जो कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर और हॉट एयर, कोल्ड एयर हॉट एयर, जो कोल्ड एयर होती है उसकी आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो हैवी होगी। तो कोल्ड एयर जो होगी वो हैवी होगी, और हॉट एयर होगी वो लाइट होगी, ठीक है। तो लाइट आपकी कौन सी होगी? हॉट एयर। और हैवी कौन सी होगी? कोल्ड एयर। तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, तो डेंसिटी अलग होने की वजह से पहली चीज, दूसरी चीज टेम्परेचर अलग होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे में नहीं मिलेंगी। तो जो हैवी होगी, कोल्ड एयर होगी, वो नीचे नीचे हो जाएगी, और जो हॉट एयर होगी वो उसके ऊपर ऊपर आ जाएगी। तो ये जो बीच में एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है, इसको बोलते हैं फ्रंट, FRONT। इसी वजह से इस रेनफॉल का, इस वजह से जो रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। तो ऐसा कहाँ होता है? देखो, ऐसे एरिया जहाँ पे पोलर एयर, जो कोल्ड पोलर एयर है, वो वार्म ट्रॉपिकल एयर से मिलती है और वो आपस में मिक्स नहीं होते, उस जगह पे जो रेनफॉल होता है उसको बोला जाता है फ्रंटल रेनफॉल। और यूके इसका एक एग्जांपल है, यूके में ऐसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं।
हु इन्वेंटेड गैस टरबाइन? गैस टरबाइन का इन्वेंशन किसने किया था? तो गैस टरबाइन का इन्वेंशन किया था जॉन बारबर ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉन बारबर ने गैस टरबाइन का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। यहाँ पे एडविन हॉवार्ड एमस्ट्रॉन्ग दे रखे हैं, तो इनने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो इन्होंने किया था एफएम रेडियो। एफएम रेडियो का आविष्कार किया था एडविन हॉवार्ड एमस्ट्रॉन्ग। एडविन बियर्ड बर्डिंग ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? इन्होंने किया था लॉन मूवर का। लॉन मूवर, जो लॉन में हम घास काटते हैं, उसका आविष्कार किया था निकोलस कॉलन। ये संबंधित हैं आपके इंडक्शन कॉइल से। इंडक्शन कॉइल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर लागू होता है? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल लॉ किस पर लगता है? तो वस्तु के किसी भी युग्म पर, बिल्कुल, एनी पेयर ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी, कोई भी दो बॉडीज हैं उनके पेयर पर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये एक बॉडी है m1 मास की, ये बॉडी है m2 मास की, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। F इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो इनके मासेस, इन दोनों बॉडी के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे जो G है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मतलब कि दुनिया में कहीं भी कोई भी दो बॉडीज हैं उन पे अगर फोर्स लगेगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी लगता है, हाँ बिल्कुल, इनके बीच भी लगता है। सूरज और उसके चारों ग्रहों के ऊपर, हाँ उस पर भी लगता है। पृथ्वी और पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं उन पे, सब पे लगता है। तो कोई भी दो वस्तु होंगी उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो G है, ये कैपिटल G है, इसकी वैल्यू क्या होती है, और वैल्यू के साथ साथ इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट क्या है और वैल्यू क्या है। एक चीज और, जो स्मॉल g होती है उसकी वैल्यू क्या है, ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को जेल भेजा और अपने भाई की हत्या कर दी थी? तो ऐसा किया था औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने अपने पिता को जेल भेज दिया था और अपने भाई को मार दिया था। औरंगजेब, इनका दूसरा नाम पूछा जाता है कई बार, आलमगीर। औरंगजेब का दूसरा नाम आ जाता है आलमगीर। और इनका एक और नाम भी था, मुही-उद-दिन मोहम्मद। मुही-उद-दिन मोहम्मद, ये आपका औरंगजेब का एक नाम है और आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो इनकी चेन थी, इनकी फैमिली ट्री क्या थी, पहले बाबर आए थे। बाबर का बेटा जो हुआ वो हुआ हुमायूं। हुमायूं का अकबर। अकबर का बेटा हुआ जहांगीर। जहांगीर अकबर का बेटा हुआ। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। इसके बाद आया शाहजहां। शाहजहां के बाद आपका आया औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ दीज रेलवे स्टेशन इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित कर लिया गया है? ये हाल ही में हुआ है। तो ऐसा आपका स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसका पुराना नाम था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अब इसमें महाराज वर्ड और जोड़ दिया गया है। ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र, BAI, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित कर लिया गया है। इसको का दूसरा नाम भी है विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुणे वॉज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ? पुणे पहले किस चीज की कैपिटल हुआ करती थी? तो पुणे पेशवाओं की कैपिटल थी। पुणे थी पेशवाओं की कैपिटल। कब से कब तक? यहाँ पे मराठा साम्राज्य था 1674 से लेके 1818 तक। ठीक है, 1674 से लेके 1818 तक पेशवाओं का राज्य था। इस पे मराठा एम्पायर था। यहाँ पे सिंधिया का राज्य कहाँ पर था? तो सिंधिया ग्वालियर में थे, तो ग्वालियर में सिंधिया थे। होलकर इंदौर में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अर्थ? इनमें से पृथ्वी के बारे में गलत क्या है? यह एक सघन ग्रह है, डेंस प्लेनेट है, तो बिल्कुल है। यह 5th प्लेनेट है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, हाँ बिल्कुल 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। बाहर के जो चारों ग्रह हैं वो सब बड़े हैं, उसके बाद अंदर के चारों। ठीक है,
इट इज नोन एज रेड प्लैनेट, इसको लाल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको कौन से प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसमें 71% जगह पे पानी ही पानी है, इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूरज से तीसरा ग्रह है, हाँ बिल्कुल सूरज से तीसरा ग्रह है। अब रेड प्लैनेट किसके नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मार्स को। मार्स को आप रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्यों जानते हैं, क्यों रेड प्लैनेट बोला जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Fe हैज 26 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है। Fe+2 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो Fe में आपके कितने प्रोटॉन्स हैं? 26। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 26 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब Fe+2 का मतलब क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो कितने बचेंगे? 24 बचेंगे। ठीक है, 24 बचेंगे, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये 24 बचे हैं, मतलब कि 2 निकाले हैं, ये कौन से ब्लॉक से निकाले हैं? S, P, D, F, इनमें से किससे निकाले हैं? तो ये निकालता है S से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the capital of Turkey? टर्की की कैपिटल क्या है? तुर्की की राजधानी इनमें से क्या है? तो टर्की की कैपिटल है अंकारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंकारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है जेरूसलम किसकी कैपिटल है? तो ये है इजराइल की। जेरूसलम आपकी कैपिटल है इजराइल की, इजराइल, RAEL। ठीक है, इजराइल की कैपिटल है। वेलिंगटन आपकी कहाँ की कैपिटल है? वेलिंगटन कैपिटल है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंजीफेरा इंडिका इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? मंजीफेरा इंडिका जो है वो आपका आम, मैंगो का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है मंजीफेरा इंडिका। मंजीफेरा इंडिका। आंवला का साइंटिफिक नेम क्या है? आंवला का साइंटिफिक नेम है फिलेंथस, फिलेंथस एम्ब्लिका, फिलेंथस एम्ब्लिका। जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम क्या है? आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। ये आपका जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम है फिलेंथस एम्ब्लिका। ये आपका आंवला का साइंटिफिक नेम है। आम का साइंटिफिक, मैंगो का साइंटिफिक नेम आपका क्या है? मंजीफेरा इंडिका। रिंगवॉर्म इज अ डिसीज कॉज्ड बाय, रिंगवॉर्म या जो दाद होती है वो किसकी बीमारी है, किसकी वजह से होती है? इस दाद को हम टीनिया भी बोलते हैं। टीनिया, टीनिया बीमारी किसकी वजह से होती है? तो ये फंगस की वजह से, फंगाई कवक की वजह से होने वाला एक इन्फेक्शन है, दाद या रिंगवॉर्म या टीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे जो क्रैब है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? केकड़ा। केकड़ा जो है वो ऑर्थोपोडा जो आपका फाइलम है उससे बिलोंग करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है क्रैब्स, केकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइसोबार्स हैव, आइसोबार में क्या होता है? इनमें से आइसोबार जो है उनमें क्या होता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर एंड सो ऑन। इनमें से क्या ऑप्शन सही है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।